गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेज एंड इंसेंटिव चैप्टर के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस और एक अच्छे वेज सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में नॉमिनल वेज, रियल वेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज ये 1948 से 1966 के पीरियड में ये सिस्टम आए थे। तो फेयर वेज कमेटी ने 3 तरह की कंसेप्ट ऑफ वेजेस को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि मिनिमम वेज की बात की जाए तो मिनिमम वेज वो होता है जो उन लोगों के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए था जो बेसिकली पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे थे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए था। जबकि फेयर वेज एश्योर करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि उनको जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको पेमेंट दी जाए। और लिविंग वेज एश्योर करता है मेंटेनेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। मीन्स आप कह सकते हैं लिविंग वेज बेसिकली एक अच्छा खासा आपका पारिश्रमिक श्रम होता है जो कि आप अपनी डेली लाइफ के डेली जो बेसिक नीड्स हैं उनके अलावा और चीज़ों को भी मेंटेन कर सकते हैं लाइफ की। तो मिनिमम वेज, द वेजेस दैट आर पेड टू द वर्कर्स सो एज टू कीप देम अलाइव आर कॉल्ड मिनिमम वेज। मिनिमम वेज इज़ द वेज टू कवर बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो जैसा कि हमने सिंगल लाइन में मिनिमम वेज के बारे में पढ़ा वो ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जो लोग, उनको कहा जाता था कि आके आप ये काम करें, इसके बदले आपको इतना पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उनसे 8 घंटे काम करा के उनको सिर्फ 4 घंटे का पेमेंट दिया जाता हो। ठीक है, पर उनके लिए ये 4 घंटे का पेमेंट भी जो उनको मिल रहा है, जो भुगतान मिल रहा है उन्हें, वो उनकी लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना पैसा उनको चाहिए ताकि वो अपना 2 वक्त का खाना, कपड़े ये सब अफोर्ड कर सकें। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेज बेसिकली दी ही इसलिए जाती है ताकि वो अपनी लाइफ की जो मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, इनको अफोर्ड कर सके। It may also provide a little for workers' efficiency, example for his health and education. अब ये जो वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती ये हेल्थ और एजुकेशन, पर फिर भी थोड़ा बहुत उनके काम आ जाता होगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है के जो लोग हैं उनकी हेल्थ में या एजुकेशन, अगर वो अपने बच्चे की फ़ीस भरना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत मदद इससे मिल जाती है। पूरी नहीं मिलती होगी क्योंकि अगर कोई आपसे 8 घंटे का काम लेके 4 घंटे का भुगतान करेगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा बहुत कम है। टू इंश्योर दिस इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज अ मिनिमम वेज एक्ट इज़ इन फोर्स टू फिक्स द मिनिमम वेज फॉर ईच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। ये मिनिमम वेज का कंसेप्ट गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही लाया गया था। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में लगा है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये जो एक्ट आया है वो 1948 में आया है। ठीक है, और 1948 में ही ये इंडिया के अलग अलग जो भाग हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। मिनिमम वेज सेटअप बाय एक्ट इज़ द लोएस्ट लिमिट बिलो विच नो वर्कर शैल बी पेड। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये सिस्टम इसलिए सेट किया गया कि कितने भी घंटे आप काम ले लो, पर कम से कम आप जैसे कि 200 रुपये ज़रूर दोगे। ठीक है, अगर कोई 4 घंटे काम कर रहा है, अगर कोई 8 घंटे काम कर रहा है तो आप उससे सपोज़ कीजिए 1000 रुपये दे रहे हो। ठीक है, पर अगर कोई 2 घंटे भी काम कर रहा है तो मिनिमम जो न्यूनतम पेमेंट है वो आप इसके एक्ट के अकॉर्डिंग दोगे। जैसे सपोज़ कीजिए 200 रुपये अगर फ़िक्स कर दिया इन्होंने, तो 200 रुपये से कम आप किसी भी मजदूर को या वर्कर को
200 रुपये से कम नहीं दोगे, ठीक है। तो इसने एक मिनिमम अमाउंट सेट कर दिया। इफ़ अ बिजनेस इज़ अनेबल टू पे मिनिमम वेज, इट हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट इन इंडस्ट्री। अगर किसी ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, या चलो छोटी इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, पर वो, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 200 रुपीज़ का, ठीक है, एग्जाम्पल 200 रुपीज़ सबसे कम पेमेंट कह रहे हैं हम। अब अगर इंडस्ट्री ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि 200 रुपये भी नहीं दे सकती, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप वर्कर को इतना अमाउंट दे सकें 200 रुपीज़ मिनिमम, तो कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इंडस्ट्री को सेटअप करने का, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके, वो ये थे, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन हु आर इलिटरेट, इग्नोरेंट, आइसोलेटेड। तो इसके अंदर कौन से लोग आएंगे? जिनके पास हो सकता है जो अनपढ़ हो, जिन्हें लगता हो कि हमें कोई काम नहीं देगा, और जो अलग महसूस करते हों सबसे, ठीक है। वो लोग यहाँ पे उस वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस दोज बार्गेनिंग पावर विथ फुली ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर इज टू वीक। Second, to prevent exploitation of workers and to secure a wage according to the values of the work done. दूसरा, ये एक्ट का और दूसरा काम क्या है कि जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे कि उनसे, अब एक्सप्लॉयटेशन तो इसमें भी हो सकता है, बट फिर भी इसमें आप इतना भी नहीं कर सकते कि आपने 12 घंटे काम करा लिया और आप उसको 2 घंटे का पेमेंट दे रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। ऑल्दो इसके अंदर ये है कि आपको मिनिमम कुछ अमाउंट तो मिलेगा ही, तो थोड़ा सा जो होता है वर्कर्स का शोषण, वो कहीं ना कहीं बच रहा है इसमें, एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ या दूसरे एक्ट से कंपेयर करें तो, ठीक है। टू प्रमोट पीस इन इंडस्ट्री, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसा करेंगी कि भाई आपको 4 घंटे का काम करवा के 2 घंटे का पेमेंट दे दिया है, बट अगर इस एक्ट में हम इस एक्ट के एक एक पॉइंट को पढ़ें, तो हम इस एक्ट के बेस पे एक वर्कर कह सकता है कि अगर मुझे 4 घंटे का मैंने काम किया है तो आप मुझे 4 घंटे का भुगतान करो, ठीक है। इसमें ये क्लॉज है, पर इसके लिए क्योंकि जो भी सेक्शन में आते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस में कौन सा एक्ट है, तो जनरली उनके साथ शोषण हो जाता है कि उनसे 8 घंटे काम लेके 2 घंटे का पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये अवेयरनेस नहीं होती उन्हें। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट पीस इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री में जब सब जगह वर्कर्स को अच्छा पैसा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक शांति बनी रहेगी। फोर्थ है टू इम्प्रूव द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि वो अपना बस एक, जो भी वर्कर्स हैं वो अपना थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, जैसे कि मैंने बताया रोटी, कपड़ा, मकान, ये थोड़ा सा अफोर्ड कर सकें। अब नेक्स्ट है लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होती है? लिविंग वेज इज़ द वेज विच एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय। इट कैन ऑफर एन एम्प्लॉय इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस इनफ इन क्वांटिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। कंपोनेंट ऑफ लिविंग वेजेस आर दीज। तो लिविंग वेजेस क्या है? इसमें बेसिकली ये किसी भी एम्प्लॉय के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये ऑफ़र करते हैं एम्प्लॉय को, एक वर्क इंसेंटिव देते हैं और इंसेंटिव भी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं बिना क्वालिटी को सेक्रीफाइस किए, ठीक है। तो लिविंग वेज ये अफोर्ड करवाती है। अब कंपोनेंट ऑफ लिविंग वेजेस कुछ इस तरीके से हैं।
कंपोनेंट ऑफ लिविंग वेजेस में है बेयर नेसेसिटीज़ यानी फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ठीक है। इंश्योरेंस जो कवर हो रहा है अगेंस्ट इल हेल्थ, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज एंड अदर मिसफॉर्च्यून्स, तो ये सब लिविंग वेज के अंदर आता है। देखिए, एक तो मिनिमम नीड तो हमें मिनिमम वेज में ही मिल रही है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। इसके अलावा इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है अपने भुगतान में, तो ये आपकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। थर्ड है, अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन आपको भुगतान में मिल जाती है कि चिल्ड्रन एजुकेशन इंडस्ट्री वाले पे करेंगे, तो ये लिविंग वेज के अंदर आता है, ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। फोर्थ है, सेल्फ डेवलपमेंट और रिक्रिएशन का प्रोविज़न होता है, मतलब कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसके कारण आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सेविंग फॉर फ्यूचर नीड, साथ ही इतना पैसा बच जाता है कि आप अपने फ्यूचर की नीड्स के लिए रख सकते हैं। फ्यूचर नीड कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी को अपने बच्चों की मैरिज करनी हो या कुछ भी हो, कोई भी फ्यूचर नीड हो सकती है, ठीक है। लिटरेट एंड इंटेलिजेंट एम्प्लॉय will use living wage for steady rise in his standard of living. Living wage is a boon to workers in highly developed countries. तो लिविंग वेज एक तरीके से वर्कर्स के लिए बहुत ही एक कहते हैं बम्पर प्राइस की तरह एक आया, क्योंकि वो वर्कर्स की इतनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। नीड्स जैसे कि मैंने बताया, मेडिकल सर्विस मिल रही है आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रही है, उसके बाद भी घर के खर्चे के बाद भी इतना पैसा बचना कि आप फ्यूचर का कुछ सोच सकें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फेयर वेज में अगर हम देखें, फेयर वेज इज़ एक्चुअली द वेज विच मस्ट बी फेयर फॉर द वर्क ऑफ द वर्कर्स. The rates for the fair wage range between the minimum wage and living wage. Fair wage is the step towards living wage. Fair wage is settled by employer's capacity to pay. It fluctuates between two limits. Lower limit set by Minimum Wage Act and higher limit by firm capacity to pay. तो देखिए, अभी हमने 3 वेजेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि फर्स्ट मिनिमम वेज, जिसमें एक न्यूनतम भुगतान निश्चित है। फिर लिविंग वेज होगी बहुत अच्छी भुगतान, पारिश्रमिक भुगतान बोल सकते हैं, जिसमें आपको इतना पैसा मिल रहा है कि आप अपना घर चलाने के बाद भी दूसरी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। और फेयर वेज क्या हो गया, इन दोनों के बीच का, यानी मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का हो गया फेयर वेज। तो आप इसकी लिमिट समझ सकते हैं कि इसकी लिमिट जो होगी वो हमेशा मिनिमम वेज से ज़्यादा होगी और लिविंग वेज से कम होगी, ठीक है। यानी इसमें वर्कर को जितना वो काम कर रहे हैं उसका फेयर वेज मिलना चाहिए, मतलब उनके साथ एक तरीके से अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी रेट्स हमने पहले ही, लोअर लिमिट इसकी हो गई मिनिमम वेज, और मैक्सिमम लिमिट अगर इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकती है। तो एक तरीके से फर्म कैपेसिटी या इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। फेयर वेज डिपेंड करती है इंडस्ट्री की लोकेशन पे, एक वर्कर कितना योगदान दे रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडस्ट्री के बेनिफिट में, उसमें डिपेंड करता है। वर्कर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितना पे कर सकती है, और वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब हो गई फेयर वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक गुड वेज की या इंसेंटिव सिस्टम की। देखिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक of good wage or incentive system. It should guarantee an adequate minimum wage. It creates a feeling of security in the workers. It protects the workers from loss in earning due to temporary drop in efficiency because of the factors beyond his control. तो इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है गुड वेज सिस्टम या इंसेंटिव सिस्टम की, वो ये है कि वो सबसे पहले ये श्योरिटी देती है कि वो मिनिमम वेज देगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्रिएट करती है वर्कर्स के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी भुगतान नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं मिला,
ठीक है। तो ये एक अच्छे वेज सिस्टम की पहचान है कि कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, भले इंडस्ट्री कितने भी लॉस में चली जाए, ठीक है। सेकेंड, द वेज सिस्टम शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब वेज सिस्टम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो अनपढ़ हैं या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है वो भी उस सिस्टम को बहुत ईजीली समझ सके कि हमें इतना पैसा मिल रहा है महीने का या हमारे भुगतान से इतनी कटौती हुई है, उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट इन्वॉल्व एक्सेसिव क्लैरिकल वर्क एंड देयर बाय इंक्रीज द अल्टीमेट कॉस्ट। इसके अंदर जो वेज सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिकल वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्लर्क रखेंगे इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्वालिटी शुड नॉट इन्वॉल्व एक्सेसिव क्लैरिकल वर्क एंड देयर बाय इंक्रीज द अल्टीमेट कॉस्ट, ठीक है, जो कि हम पढ़ ही रहते हैं कि अगर कोई क्लर्क रखेंगे ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए तो कॉस्ट बढ़ेगी। टाइम एंड मोशन स्टडी शुड बी द बेसिस फॉर करेक्ट वर्क स्टैंडर्ड ऑन विच वेजेस आर बेस्ड। तो जो भी वेज सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं कि सपोज़ इतनी मिनिमम वेज देनी है, इतनी मैक्सिमम देनी है, तो उसमें पूरी स्टडी हो जानी चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है और कितना मूवमेंट होगा कि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद एक वर्कर तक पहुंचने में। नेक्स्ट है द वेज सिस्टम शुड बी फेयर फॉर बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ। तो वेज सिस्टम हमेशा फेयर होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय के साथ भी नुकसान ना हो और एम्प्लॉयर का भी नुकसान ना हो, ताकि सब खुश रहें। इंडस्ट्री पीस मेंटेन करने के लिए दोनों को खुश रखना जरूरी है, इंडस्ट्री को भी और वर्कर को भी। इट मस्ट रिवॉर्ड द वर्कर अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी एंड मेरिट, द रिवॉर्ड शुड बी जेनरस। तो एक अच्छी वेज सिस्टम की ये भी पहचान है कि वर्कर को उसकी एफिशिएंसी और उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग पैसा मिले, ठीक है। रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए कि एक वर्कर को लगे कि हाँ मैंने एक्स्ट्रा काम किया है इसलिए मुझे इतना पैसा मिला है। वेस्ट ऑफ मटेरियल एज वेल एज केयरलेस यूज ऑफ मशीनरी, टूल एंड प्लांट शुड नॉट बी परमिटेड अंडर द वेज और इंसेंटिव सिस्टम। तो नेक्स्ट जो ये है कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मटेरियल वेस्ट होता है या मशीनरी, टूल और प्लांट्स को हम अच्छे से यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज़ करो किसी वर्कर की गलती से कोई मशीन ख़राब हो गई, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना वो उसकी वेज में से कटौती कर ली जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे वेज सिस्टम की पहचान नहीं है कि किसी से कुछ टूट गया तो आपने उसमें से कटौती कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेंटिव, बोनस एक्सेट्रा शुड बी पेबल अलॉन्ग विद द वेजेस एंड नॉट लेफ्ट फॉर फ्यूचर पीरियड। एक अच्छे वेज सिस्टम की ये बहुत बड़ी पहचान है कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम वर्कर्स दे रहे हैं तो उनका जो बोनस बन रहा है, जो इंसेंटिव बन रहा है, वो वेज के साथ साथ दिया जाए और उसे फ्यूचर के लिए ना छोड़ा जाए, ठीक है, कि भाई ठीक है आज इसने अच्छा काम किया पर हम इसे 4 महीने बाद देंगे। ये एक अच्छे वेज सिस्टम की पहचान नहीं है। नेक्स्ट, टू मीट चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस इट शुड हैव सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए जैसे आज मतलब जो भी आर्थिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के वेज सिस्टम में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आज कोविड की सिचुएशन है, अब कोविड की सिचुएशन में अगर सपोज़ कीजिए कुछ टाइम वर्कर्स नहीं आ पाए फिज़िकली और आपने उनका भुगतान काट दिया, तो ये एक अच्छी वेज सिस्टम की पहचान नहीं है, ठीक है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोविड की सिचुएशन में उनको अगर 1 मंथ का भुगतान आपको करना है तो वो इंडस्ट्री करेगी, ठीक है। इससे वर्कर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट, द वर्कर्स शुड नॉट ओनली बी रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हायर आउटपुट but the length of service regularity of attendance and quality of work should be considered। देखिए एक वर्कर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्कर के लिए कभी भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि अगर वो सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा तो ही उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर 90% आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट 30% पे कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो ये एक अच्छी वेज सिस्टम की पहचान नहीं है। सेकंड, अगर वो अपनी सर्विस 10 साल से दे रहा है आपकी इंडस्ट्री को
और क्वालिटी दे रहा है वर्क की, तो वो भी रिवॉर्ड के लायक है, यानी तो भी आपको उसे एक अच्छा एम्प्लॉय कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। द वेज प्लान शुड बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग टीम स्पिरिट एंड एड इन सुपरविजन। देखिए, एक अच्छा वेज प्लान जो होता है जिसमें आप अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ के पैसे नहीं काट रहे, या फिर आप उनको इंसेंटिव देने के लिए मना नहीं कर रहे अपने मंथली जो वेज होता है उसके साथ, तो ये एक अच्छी टीम स्पिरिट भी बनाती है, जो कि फर्दर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। वेजेस शुड बी बेस्ड ऑन स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, जजमेंट, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्ड, hazards involved and the condition under which work is performed। तो वेजेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ये पारिश्रमिक भुगतान है वो ट्रेनिंग, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, इन सब के बेस पर दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए वो फैक्टर्स जो कि बेसिकली एक अच्छे वेज सिस्टम के लिए ज़रूरी है। एक अच्छे वेज सिस्टम के लिए जो फैक्टर्स होने चाहिए वो हमने अभी देखे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम फैक्टर्स जो वेजेस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।